हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम एक पोएम पढ़ेंगे जो कि लिखी है HLV डेरोजियो द्वारा, और इस पोएम का नाम है फ्रीडम टू द स्लेव। तो गाइस, इस पूरी वीडियो में हम ऑथर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जो ये पोएम है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ थीम्स के बारे में भी। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं इस पोएम के पोएट के बारे में, जिनका नाम है HLV डेरोजियो। गाइस, जो HLV डेरोजियो हैं वो एक इंडियन पोएट हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया के फर्स्ट पोएट हैं। इंडियन पोएट होने के साथ ही ये जो है वो असिस्टेंट हेड मास्टर भी रह चुके हैं, जो हिंदू कॉलेज कोलकाता में है उसके। गाइस, इन्होंने सिर्फ यही एक पोएम नहीं बल्कि एक और पोएम लिखी है इसके अलावा, जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल, जो कि आप लोगों के सिलेबस में भी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप उसको मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम कि इस जो पोएम है उसकी थीम्स क्या हैं और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड भी। तो गाइज़, अगर हम थीम्स की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने इस पोएम का नाम ही पढ़ा, जो कि है फ्रीडम टू द स्लेव, तो इसकी जो थीम है वो है फ्रीडम। यहाँ पर जो HLV डेरोजियो हैं वो अपने कैरेक्टर जो भी है उसको लेकर हमें ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कैसे एक स्लेवरी में एक जो बंदा है वो बंध जाता है और वो सीख करता है अपनी फ्रीडम के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पोएम में ये भी बताया गया है कि जब उस पर्सन को या उस मैन को फ्रीडम मिल जाती है तो कैसा वो फील करता है। तो आइए अब देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली जो ये पोएम है HLV डेरोजियो ने तब लिखी थी जब इंडिया में इम्पेरियलिज्म चल रहा था और दूसरी जगह ही इंग्लैंड में एंटी स्लेवरी मूवमेंट चल रहा था। अब इस मूवमेंट में क्या था कि ये मूवमेंट चल रहा था लेट 18 से अर्ली 90s में। तो इस मूवमेंट में इन लोगों की प्रैक्टिस थी ये कि जो स्लेवरी है उसको ख़त्म किया जाए इंग्लैंड में। तो ये पोएम HLV डेरोजियो ने उसी टाइम में लिखी है और इसी वजह से उन्होंने इस पोएम को नाम दिया है फ्रीडम टू द स्लेव, जिसमें वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक जो स्लेव है जब वो फ्री हो जाता है उसके। तो आइए अब शुरू करते हैं हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन दिख रही होगी जहाँ लिखा है एज द स्लेव डिपार्ट्स द मैन रिटर्न्स, जो कि लिखी है कैंपबेल ने। तो गाइज़, ये जो लाइन है वो एक एपिग्राफ है। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा गया एज द स्लेव डिपार्ट्स, कि जैसे ही एक जो स्लेव है वो डिपार्ट हो जाता है, मतलब उसका रोल ख़त्म हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपनी स्लेवरी पूरी कर लेता है, तो द मैन रिटर्न्स, तब क्या होता है, जो एक आदमी है, जो एक मैन है, उसका जन्म होता है या वो वापस लौट कर आता है। तो गाइज़, ये है इसका एपिग्राफ, जो कि हमें सिंपल शब्दों में ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही स्लेवरी ख़त्म होती है तो जो मैन है उसका हमें असली रूप देखने को मिलता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही एक स्लेव का रोल ख़त्म हो जाता है तो वो एक मैन में बदल जाता है। अब आगे की लाइंस में लिखा है हाउ फेल्ट ही व्हेन ही वाज फर्स्ट टोल्ड अ स्लेव ही सीज्ड टू बी, मतलब कि कैसा उसे फील होता होगा सबसे पहले जब उसे ये बताया जाता होगा कि वो कभी स्लेव था। यहाँ पे जो वर्ड है सीज्ड, उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि उसको कैसा फील होता होगा जब उसे पहली बार बताया जाता होगा कि उसकी जो स्लेवरी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। हाउ प्राउडली बीट हिज हार्ट व्हेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री। अब आगे की लाइंस में ये बोला गया है कि उसका हार्ट जो है वो कितना प्राउडली बीट करता होगा जब उसको पहली बार ये बताया गया होगा कि वो फ्री हो चुका है, मतलब कि अब उसे और स्लेवरी नहीं करनी है। तो पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि उसकी उस टाइम पर क्या इनर फीलिंग्स रही होंगी। अब नेक्स्ट लाइन में बोला गया है टू नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल टू ग्लो at once began. He knelt no more, his thoughts were raised, he felt himself a man. तो गाइज, इन लाइंस में हमें
सबसे पहले उसकी फीलिंग्स बताई गई हैं, फिर उसके हार्ट की फीलिंग्स बताई गई हैं, और उसके बाद हमें उसके जो सोल है उनकी फीलिंग्स बताई हैं कि वो भी कितनी नोबल है टू ग्लो एट वंस, और वो कितना उस टाइम खुश हुआ होगा जब वो फ्री हुआ होगा, क्योंकि ही नेल्ट नो मोर, क्योंकि अब उसे किसी के सामने झुकना नहीं है। हिज थॉट वर रेस्ड, और दूसरी बात जो उसके थॉट्स हैं वो भी अब उठकर बाहर आ सकते हैं, मतलब वो अपने दिल की बात भी रख सकता है, क्योंकि अब वो एक स्लेव नहीं है। ही फेल्ट हिमसेल्फ अ मैन, और इन सभी वजहों से अब वो जो है वो खुद को एक मैन की तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर फील कर सकता है। अब नेक्स्ट लाइन्स में बोला गया है, ही लुक्ड अबव द ब्रेथ ऑफ द हेवन अराउंड हिमसेल्फ फ्रेशली ब्लू। अब इन लाइन से उसका मतलब है कि जब वो ऊपर देखता है जो हेवन है उसकी हवा में, तो वहाँ पर वो फ्रेशली ब्रीथ कर सकता है, क्योंकि ये भी उसका फर्स्ट टाइम है कि उसने स्लेवरी में जो नहीं किया वो आज कर पा रहा है। जैसे कि उसे स्लेवरी में हमेशा अपने जो भी उससे सुपीरियर होते होंगे उनके आगे सिर झुका के काम करना पड़ता होगा, पर आज वो फ्रेशली ब्रीथ कर सकता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें बोला गया है लुक्ड अबव। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पोएम है वो हमें एक स्लेवरी और एक बीइंग मैन में डिफरेंस दिखा रहा है, कि जब एक स्लेव होता है तो वो कैसा फील करता है, और जब उसकी स्लेवरी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जब वो एक मैन बन जाता है तो उसे कैसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पोएट हैं उन्होंने एक जो स्लेवरी है उसे ख़त्म करने के बाद जो एक मैन फील करता है उसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया है हमें। अब जो नेक्स्ट लाइन्स है उसमें बोला गया है, ही स्माइल एक्सल्टिंगली टू सी एज द वाइल्ड बर्ड्स एज दे फ्लू, ही लुक्ड अपॉन द रनिंग स्ट्रीम दैट बीनीथ हिम रोल्ड अवे। तो अब यहाँ पर जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जब जो स्लेव मैन था वो फ्री हुआ है, एक मैन में बदला है, तो वो और क्या क्या देखता है। तो वो बहुत खुश होता है जब वो वाइल्ड बर्ड्स को उड़ते हुए देखता है आकाश में। दूसरी बात, जब वो अपने नीचे देखता है रनिंग स्ट्रीम को बढ़ते हुए, तो भी वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर हमें आज़ादी बहुत सारी चीज़ों में दिखाई गई है, और ये भी दिखाया गया है कि पहले जो स्लेव मैन था वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था अपनी स्लेवरी की वजह से। अब आगे की जो लाइन्स है उसमें लिखा है, देन थॉट ऑन विंड्स एंड बर्ड्स एंड फ्लड्स, कि अब जो से थॉट्स हैं या फिर जो अब वो देख रहा है वो सब क्या है, विंड से रिलेटेड है, बर्ड्स हैं और फ्लड्स हैं, मतलब कि जैसे कि उसने अभी स्ट्रीम को देखा। तो यहाँ पर जो आज़ादी है वो एक बहुत छोटे से पर्सपेक्टिव में नहीं बल्कि नेचर को इंक्लूड करके भी दिखाई गई है। अब आगे है, एंड क्राइड आई एम फ्री एज दे, और जब जो वो मैन है वो इन सब चीज़ों को देखता है तो उसके बाद क्राइड यहाँ पर रोकर वो बोल रहा है आई एम फ्री एज दे। तो ये पहली लाइन है जो कि जो पोएट का कैरेक्टर है उसने बोली है कि आई एम फ्री एज दे, कि मैं भी फ्री हूँ जैसे कि ये सब है। ये सब से उनका मतलब है जो जिनको भी वो नेचर में देख रहा है, जैसे कि विंड, बर्ड्स और फ्लड्स। अब आगे लिखा है, ओ फ्रीडम देयर इज समथिंग डियर इवन इन दी वेरी नेम, कि जो ओ फ्रीडम है, ये जो वर्ड है फ्रीडम, इसी में बहुत कुछ है या फिर समथिंग डियर ऐसा कुछ है, इवन इन द वेरी नेम, और आप देख सकते हैं कि इसके खुद के नाम में भी कुछ है। क्या है जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है वही है, तो वो है फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम जो वर्ड है वो खुद में फ्री वर्ड को लेके घूम रहा है, जिसके बारे में जो पर्सन है उसने ऊपर बोला है आई एम फ्री एज दे। अब आगे की लाइन में लिखा है, दैट लाइट्स द अल्टर ऑफ द सोल
विद एवरलास्टिंग फ्लेम। अब वो इसी फ्रीडम या फिर फ्री वर्ड के बारे में बात कर रहा है कि इसके अंदर बहुत कुछ है, उसने पहले ये बोल दिया। अब आगे वो बोल रहे हैं कि यही जो फ्री वर्ड है वो क्या करता है, हमारी सोल के अल्टर को जो है वो लाइट अप करता है। किससे लाइट अप करता है? जो उसकी एवरलास्टिंग फ्लेम होती है उससे, मतलब कि कभी भी ना ख़त्म होने वाली आग से। नेक्स्ट लिखा है सक्सेस अटेंड द पैट्रियट स्वॉर्ड, कि जो सक्सेस है यानी कि जो जीत है वो भी आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अटेंड करती है किसको? द पैट्रियट स्वॉर्ड को। अब यहाँ पे पैट्रियट स्वॉर्ड से मतलब है, पैट्रियट होता है कि कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने देश से बहुत लगाव करता हो। तो पैट्रियट स्वॉर्ड का मतलब हो जाता है कि ऐसा स्वॉर्ड जो कि किसी पैट्रियट का हो, यानी कि किसी देशभक्त का हो। तो इस लाइन से ये क्लियर हो जाता है कि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो सक्सेस है वो भी आती है जब जो पैट्रियट की स्वॉर्ड है वो जीत जाती है। तो जैसा कि उनकी स्लेवरी के बाद हुआ कि जब उनकी स्लेवरी ख़त्म हो गई तो उनके पास फ्रीडम आई, जो कि उनके लिए एक सक्सेस है। दैट इज़ अनशेदर्ड फॉर दी। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बिना कवरिंग के हो। तो यहाँ पर जो पैट्रियट की स्वॉर्ड है उसे बोला गया है कि वो बिना कवरिंग के है, यानी कि जो स्लेवरी है हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो जो है वो बिना कवरिंग के है, जिसको आज के टाइम में सक्सेस मिल चुकी है क्योंकि उसने अपनी लड़ाई पूरी लड़ ली है। आगे की लाइंस में लिखा है एंड ग्लोरी टू द ब्रेस्ट दैट ब्लीड्स ब्लीड्स नोबडी टू बी फ्री। इन लाइन से पोएट का मतलब है ग्लोरी। ग्लोरी मतलब कि जो शान है जो उसकी ब्रेस्ट से ब्लीड हो रही है क्योंकि उसने बहुत टाइम स्लेवरी करी है, तो उसके काफ़ी जो जख्म हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, ब्लीड्स नोबडी टू बी फ्री, मतलब कि वो सिर्फ एक स्लेव के ही ब्लीड कर सकते हैं, ना कि हर एक कॉमन मैन के। और वो ब्लीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब फ्री हो चुके हैं और उनको इस बात का गर्व है। अब लास्ट की जो लाइंस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिनमें ये बोला गया है ब्लेस्ड बी द जेनरस हैंड दैट ब्रेक्स द चेन अ टायरेंट गिव एंड फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव। तो यहाँ पे ब्लेस्ड वर्ड का मतलब है ब्लेस, मतलब कि वो हाथ जो वो जेनरस हैंड जो है वो ब्लेस हो जाए जिन्होंने जो ये टायरेंट की चेन, मतलब जो स्लेवरी में हमें जिन्होंने बांध के रखा था उसको तोड़ा है, उस चेन को तोड़ा है। एंड फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन, एंड फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन से उनका मतलब है कि ये जो डिग्रेडेड मतलब गिरे हुए लोग हैं इनकी भी जो फीलिंग है उसको ख़त्म किया है। तो ऐसे हाथ जो ये सब कुछ करे वो हमेशा के लिए ब्लेस हो जाए। अब जो हमारा लास्ट लाइन है गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव, अगर हम इसमें से गिव्स को हटा दें तो फ्रीडम टू द स्लेव बचता है, जो कि हमारा टाइटल ही है पोएम का। यहाँ पे गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव इसलिए बोला गया है कि अगर ये सब कुछ हो गया सच में या फिर ऐसा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक स्लेव है उसको फ्रीडम मिल जाएगी। तो गाइज़ यहीं पे हमारी जो ये पोएम है वो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय।